हेलो एवरीवन। आज है 20 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सौगम्य भारत अभियान। सेकंड टॉपिक रहेगा 17th एनुअल समिट ऑफ G20। फिर उसके बाद बात करेंगे फाइनेंसिंग इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर लास्ट में लीड आईटी। तो स्टार्ट करते हैं। लीड आईटी समिट के बारे में देखते हैं। पहले तो लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इंडिया और स्वीडन ने मिलकर होस्ट किया है इसको। किसको? लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट। कहाँ पे? ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP27। कहाँ पे हुआ था COP27? ये हो रहा है शर्म एल शेख, ये है इजिप्ट के अंदर। द समिट वॉज फॉलोड बाई द पब्लिक लॉन्च ऑफ लीड आईटी समिट। यहाँ पे जो COP27 हो रहा है तो यहीं पे इसको पब्लिकली लॉन्च किया गया है। ठीक है, इन September 22 इन द इंडियन पवेलियन एट COP27। इसकी हाईलाइट क्या है? यहाँ पे बात करी गई जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है लीड आईटी की, वो कमिटमेंट प्रोवाइड करती हैं कि हम है ना लो कार्बन ट्रांजिशन को क्या है परस्यू करेंगे, जितना भी एमिशन जो रिलीज़ होता था उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए जितने भी फाइनेंसिंग होंगे, ठीक है, और जो अदर क्रॉस सेक्टोरल इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर बातें की जाएंगी और उनका हल निकाला जाएगा। बेसिकली जो डी रिस्किंग इन्वेस्टमेंट करी जाएगी किसके अंदर? हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट को भी देख दाख के डाला जाएगा ताकि कम से कम वहाँ से एमिशन हो। द समिट कंक्लूडेड विद द अडोप्शन ऑफ द समिट स्टेटमेंट, कि भाई इनकी कोई स्टेटमेंट है उसको अडोप्ट किया गया है इसके मेंबर्स के द्वारा। किसके मेंबर्स के द्वारा? लीड आईटी के। ये है क्या? एक तरह का इनिशिएटिव है जो फोकस करता है किस पे? हार्ड टू एबिट सेक्टर्स दैट आर द की स्टेक होल्डर इन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एंड रिक्वायर स्पेसिफिक एनवायरमेंट इंटरवेंशन। कि भाई ऐसे सेक्टर्स के अंदर ये इंटरवीन करता है जो जिसकी वजह से है ना ग्लोबल क्लाइमेट पे काफ़ी असर पड़ता है, और उसके अंदर ये अपना इंटरवेंशन करता है कि भाई इसको रोकथाम किया जाए इसका। ठीक है, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ और कंपनियाज़ हैं वो सब मिलके क्या है ना कमिटेड हैं किसके लिए? जो पेरिस एग्रीमेंट है कि भाई उसका जो टारगेट था हम उसको अचीव करें। इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन इन इंडिया। स्वीडन की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको मिलके लॉन्च किया था। कहाँ पे? एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 के अंदर। और इसको सपोर्ट किसने किया था? साथ ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इसको सपोर्ट किया था। लीड आईटी मेंबर सब्सक्राइब टू द नोशन दैट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कैन एंड मस्ट प्रोग्रेस ऑन लो कार्बन पाथवेज। कि भाई सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वगैरह जिस इंडस्ट्री के अंदर लगती है तो उनको है ना जो अपना लो कार्बन पाथवे है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कम से कम है ना ये कार्बन एमिट करें। ठीक है, जिससे जो हमारा जो नेट कार्बन एमिशन का जो टारगेट है उसको हम अचीव कर ले 2050 तक। इसके अंदर फ़िलहाल के लिए 37 कंट्रीज़ और कंपनीज टुगेदर मिलके काम करती हैं। जापान और साउथ अफ्रीका है इसके लेटेस्ट मेंबर जो अभी रिसेंट में जुड़े हैं। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग इंडियाज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? फाइनेंसिंग इंडियाज़ इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड एंड कंस्ट्रेंट टू द कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट फॉर द पॉलिसी एक्शन। इस रिपोर्ट के अंदर बताया क्या गया है कि भाई देखो, अगर इंडिया को अपना जो शहरों का जो शहरीकरण है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको अगर सुधारना है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट और जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, उनको मौका देना पड़ेगा। इसके की हाईलाइट क्या रहे थे? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, कि भाई इंडिया को करीबन यूएस डॉलर कितना 840 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगले 15 साल में। अगर भाई जितने भी लोग यहाँ से गांव से शहरों के अंदर जा रहे हैं ना, अगर उनकी नीड्स पूरी करनी है तो आपको 840 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा। पीपल जो लिविंग अभी जितने भी लोग रह रहे हैं शहरों के अंदर, 2036 तक की बात करें तो जो 600 मिलियन लोग हैं, ठीक है, वो शहरों के अंदर रहना स्टार्ट कर देंगे गांव से निकल के, जो कि करीबन भारत की 40% पॉपुलेशन हो जाएगी। कि भारत की 40% पॉपुलेशन अब शहरों में रहने लग जाएगी 2030 के एंड तक। और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जैसे कि क्लीन वाटर, रिलायबल पावर सप्लाई,
एफिशिएंट और सेफ़ रोड ट्रांसपोर्ट और फूड वगैरह की, है ना। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है जो फ़िलहाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटीज़ है इंडिया की वहाँ पे। और इन सब चीज़ों को पूरा करने में कौन कौन फाइनेंस वगैरह अपना लगाते हैं, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कितना फाइनेंस करते हैं, करीबन 75% सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो 15%, और जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो करीबन करते 5%। तो वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है कि भाई इंडिया को ये 5% से है ना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया की नीड्स पूरी हो पाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मिशंस हैं गवर्नमेंट के, वो काफ़ी स्लो स्पीड से यहाँ पे लागू हो रहे हैं। जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, वो भी इतनी जल्दी से काम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ये भी थोड़ा ठंडा ठंडा ही चल रहा है, मतलब इतनी स्पीड से नहीं चल रहा जितनी स्पीड से इनको चलना चाहिए। कुछ और इनिशिएटिव बता देता हूँ इंडिया के, जैसे कि स्मार्ट सिटी हो गया, अमृत मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया अर्बन के लिए, शहरों के लिए, हृदय, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्लम ड्वेलर्स, और जो शहरों के गरीब लोग हैं उनके लिए क्या क्या स्कीमें चलाई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, इस तरह की कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हुई थी। अब बात करते हैं G20 समिट की, जो कि कहाँ पे हुआ है, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया में कहाँ पे, बाली के अंदर। बाली नाम की एक जगह है, काफ़ी सुंदर है, वहाँ पे इसका जो एनुअल समिट है वो होस्ट किया गया। और इसका थीम क्या रहा, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रोंगर। भाई एक साथ रहो, रिकवर करो और काफ़ी मजबूत बन के वहाँ से उभर के निकलो। इंडिया भी इसका चार्ज एज्यूम कर रहा है, ठीक है। और जो 18वीं जो समिट होगी वो इंडिया के अंदर ही होगी 2023 के अंदर। तो जो अगली प्रेसिडेंसी है वो अब इंडिया की होने वाली है। इसका आउटकम क्या रहा, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे इसके, उन्होंने कंडेम किया कि जो रसिया ने जो एग्रेशन दिखाया था, किसको लेके, यूक्रेन को लेके, कि भाई इन्होंने लड़ाई वड़ाई स्टार्ट कर दी वहाँ पे, और अभी भी अनकंडीशनल विड्रोवल नहीं कर रहे वहाँ से, कंडीशंस के साथ ही वो पीछे हटने को रेडी है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे चले जाते हैं, बंद करते हैं। तो वो इस बात पे भी नहीं मान रहे। तो जितनी भी G20 की कंट्रीज़ थी सब इसको कंडेम कर रहे हैं, मतलब इसकी क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। फिर बात करते हैं फोकस ऑन ग्लोबल इकनॉमी। कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई थी, ठीक है, और उस वजह से काफ़ी मंदी भी आई। ऊपर से कई देश क्या करते हैं ना, अपनी करेंसी का इंटरेस्ट रेट कभी घटा देते हैं तो कभी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ की जो मेंबर कंट्रीज़ उनका क्या मानना है कि इतनी तेज़ स्पीड से इसको राइज़ और इनका फॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, दूसरे देशों की जो करेंसी है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। अभी मैंने रिसेंट में एक टॉपिक पढ़ाया था, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, करीबन 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, और अगर ये PDF से पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम पेज पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट था उसके अंदर 1.5 डिग्री के अंदर टेम्परेचर को रोकने की बात कही गई थी। तो G20 लीडर्स इसको भी एग्री करते कि हाँ, हमको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसको कंट्रोल करने में, डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो देखो, हेल्थ के पेंडेमिक के टाइम पे वर्ल्ड बैंक ने पेंडेमिक फ़ंड को स्टार्ट किया था, तो उसका भी जितनी भी कंट्रीज़ थी इन्होंने क्या करा, वेलकम किया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जितनी हेल्प की उसकी भी सराहना यहाँ पे करी गई थी। व्हाट इज़ G20 का फॉर्मेशन हुआ था 1999 के अंदर, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे 1990 के अंदर, जिससे ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को काफ़ी खासा नुकसान पहुँचा था। और इसका एम क्या है कि भाई जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, जितने भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी भी। और G20 कंट्रीज़ मिल के वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को दर्शाता है, 80% ग्लोबल GDP को दर्शाता है, और 75% ट्रेड इन्हीं कंट्रीज़ के भी आपस में होता है। इसके मेंबर कंट्रीज़ के अंदर इंडिया भी शामिल है, ठीक है। इंडिया है या नहीं G20 में, तो इंडिया बिल्कुल है। G8 में है या नहीं, G7 में है या नहीं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला टॉपिक है सौगम्य भारत अभियान।
इसको अभी 7 साल पूरे हो जाएंगे दिसंबर 2022 के अंदर। इसका एम क्या था कि भाई टू मेक बैरियर फ्री एंड कंडक्सिव एनवायरनमेंट फॉर द दिव्यांगजन्स, कि भाई जो पर्सन है ना डिसेबिलिटीज़ के साथ में होते हैं तो उनको बोला जाता है दिव्यांगजन, कि भाई उनके लिए बैरियर फ्री और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाए ताकि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। कि भाई अगर मान लो भाई मैं दिव्यांग हूँ, ठीक है, मान लो मेरा पाँव काम नहीं कर रहा, तो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि मेरे को वहाँ पे उतरने चढ़ने में या फिर जितने भी जो सुविधाएं हैं वो उठाने में क्या है ना, कोई मेरे को इशू ना हो किसी भी तरह की मेरे साथ, मेरे को ऐसा फील ना हो कि भाई काश मेरे को भी ये चीज़, मैं भी दूसरों की तरह नॉर्मल होता। व्हाट इज़ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, AIC, ठीक है। AIC क्या है? इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, कब? ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को 3 दिसंबर 2015 के अंदर। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, किसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया AIC को? इसको किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि DEPWD, और साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बैकग्राउंड की बात करें तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 कैटेगरिकली प्रोवाइडेड द नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रांसपोर्ट, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के समय पे इनके साथ में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और एक समान रूप से एनवायरनमेंट बना के रखा जाएगा। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये रिप्लेस करती है PWD एक्ट 1995 को, ठीक है, टू कंप्लाई द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के जो अपने एक्ट है उसको कंप्लाई करने के लिए 2016 की एक्ट लेके आई गई, जिसने किसको रिप्लेस कर दिया? 1995 की एक्ट को। और इसके अंदर 9 आर्टिकल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की जो एक्ट थी उसके अंदर, लाइक इन्फॉर्मेशन इनको अच्छे से प्रोवाइड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में इनके साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बसेस के अंदर चढ़ने में और उतरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो आजकल दिल्ली गवर्नमेंट की बसेस में मैंने देखा है कि क्या है ना, वो एक तरह का ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि मतलब वो पूरी है ना स्लैब बाहर आ जाती है, ठीक है, उस पर जैसे ही चढ़ता है तो वो स्लैब है ना डायरेक्ट अंदर चली जाती है बस के, ठीक है। तो भाई उतरने चढ़ने के जो झंझट है ना वो ख़त्म हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। ऐसे ही रेलवे के अंदर भी ऐसे ही कुछ फैसिलिटीज़ है, लाइक वहाँ पे गेटवे के ऊपर रैंप बना दिए, ठीक है, और सेम तरह की कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी है रैंप जैसी, कहाँ पे? एयरपोर्ट वगैरह पे। फिज़िकल एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि भाई इनको कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हर तरह की इमरजेंसी सर्विस इनको एक्सेसिबल हो। कंपोनेंट क्या है AIC के? बिल्ट एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी। अब इनको डिफाइन करते हैं, लाइक एक्सेस ऑडिट ऑफ 1671 बिल्डिंग कंप्लीटेड, और उन बिल्डिंग्स को इस तरह से बनाया गया है कि अब ये भी उसको एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, तो मतलब इनके आने जाने में कोई इशू नहीं होगा। 1630 गवर्नमेंट बिल्डिंग, जिसके अंदर 1030 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उनके अंदर भी एक्सेस करने के लिए अच्छे से उनको बनाया गया है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 55 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को इन फीचर्स के साथ में रेडी किया गया है। एम्बू लिफ्ट्स, यानी कि जो लिफ्ट सिस्टम है जिससे कि डायरेक्ट मतलब अगर कोई चल नहीं पा रहा हो तो उनको लिफ्ट करके एयरपोर्ट्स के अंदर ले जाया जा सकता है, तो वो वैसी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे लागू कर दी गई। जितने भी 709 A1 और A एंड B कैटेगरी के रेलवे स्टेशन है उसके अंदर भी 7 शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ इनकी दी गई है और 603 के अंदर 2 लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़। रोडवेज़ की भी बात करें तो यहाँ पे देख लेना आप, तो मतलब इनके लिए काफ़ी तरह की गवर्नमेंट ने क्या है ना फैसिलिटीज़ स्टार्ट कर रखी हैं कि भाई इनको किसी भी तरह की कोई इशू ना हो। 11,68,292 गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल्स के अंदर 8,33,703 स्कूल्स, यानी कि 71% 71% स्कूल्स को बनाया गया बैरियर फ्री, ठीक है। वहाँ पे रैम्प्स बना दिए, हैंड रेल बना दिए, ठीक है, और टॉयलेट्स को भी ऐसे डिज़ाइन किया गया कि इनको कोई इशू ना हो। तो इस तरह की
स्कीम्स यहाँ पे मतलब इस तरह की सुविधा इनको दी गई है। किसकी मतलब कौन सी स्कीम के अंडर में वो है सौगम्य भारत। और एक ऐप भी बनाई गई, अगर किसी को कोई इशू फेस हो रहा हो, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर सर्विसेज से, तो वो यहाँ पे आके कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। तो और इसी तरह के कुछ और भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की डिसेबल्स पीपल के लिए, लोगों के लिए। यानी कि उसमें पहला क्या था, इंडिया के अंदर जो है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, फिर दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, फिर असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज एंड फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लाइंसेस, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो ये थे आज के टॉपिक, कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई इशू हो, कोई सुझाव हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं या फिर मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।